रेयांश ऐसे ही उसे अपनी बाहों में भरे लिविंग हॉल में आता है। लिविंग हॉल को रेड और व्हाइट कलर के बलून और रोज गुलाब से सजाया गया था। सभी लोग अपने अपने हाथों में छोटे छोटे फूलों के बुके को लेकर खड़े थे। रेयांश खनक को लिविंग हॉल के एक सोफे पर बिठा देता है। खनक रेयांश का हाथ पकड़कर अपना सिर ऊपर करे उसकी आंखों में देखकर इशारा करती है कि वो भी उसके साथ बैठे, तो रेयांश भी उसकी बगल में बैठ गया। यह एक सोफा चेयर थी लेकिन काफी बड़ी थी। खनक और रेयांश एक साथ आराम से समा गए, बस वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। फिलहाल खनक थोड़ी घबराई हुई थी, इसलिए उसे यह एहसास नहीं था कि वो रेयांश के कितने करीब है। उसे तो बस अपने डर पर काबू पाना था। रेयांश के पास होने से वह अपने डर पर काबू पा सकती थी। दादाजी सामने रखे बड़े सोफे पर बैठे थे, बाकी सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। दादाजी खनक को समझाते हुए बोले, डरने की कोई बात नहीं है बेटा, हम सब हैं तुम्हारे साथ। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारे दिल में कई उलझने होगी, लेकिन तुम फिलहाल अपना ख्याल रखो, अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो, एंड गेट वेल सून। ये कहते हुए दादाजी उठकर खनक के सिर पर हल्का सा हाथ रखते हैं। खनक को दादाजी याद तो नहीं थे, लेकिन उनसे अपनेपन का एहसास हो रहा था। वो समझ गई थी कि यह रेयांश के दादाजी हैं। उसकी आंखें नम हो गई। ये खुशी के आंसू थे। उसने हल्की सी स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू दादाजी, मुझ जैसी अनाथ को इतना प्यार देने के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी मुझे इतना प्यार भी मिलेगा। दादाजी अपनी जगह पर बैठते हुए बोले, खुद को अनाथ मत बोलो बेटा, हम सब तुम्हारा परिवार है। खनक अपना सिर हाँ में हिला देती है। नीलिमा जी किचन से आकर खनक के पास आई और अपनी स्वीट आवाज में बोली, खनक बेटा अब कैसा फील कर रही हो तुम? नीलिमा जी के प्यार भरे एहसास उसको अपनी माँ के होने का एहसास दिला रहे थे। खनक ने अपनी स्वीट वॉइस में कहा, अब काफी अच्छा महसूस हो रहा है आंटी। नीलिमा जी प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए बोली, बेटा तुम मुझे चाची जी कहती हो, मैं रेयांश की चाची हूँ और तुम्हारी भी। फिर वो सामने के सोफे पर बैठते हुए बोली, मैं तो डर गई थी अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो रेयांश खुद को संभाल नहीं पाता। मेरा बेटा फिर से अपनी जिंदगी जीना ही भूल जाता। बहुत मुश्किल से उसने जीना सीखा है, वो भी तुम्हारे आने के बाद। तुम हमेशा उसके पास ऐसे ही रहना। नीलिमा जी की बातों से साफ झलक रहा था कि उन्हें रेयांश की बहुत परवाह थी और रेयांश भी कहीं ना कहीं यह फील कर पा रहा था। अब अशोक जी और सुनीता जी भी खनक से मिले। अशोक जी ने खनक के सिर पर हाथ रखा और कहा, जल्दी ठीक हो जाओ बेटा, अब सब कुछ ठीक है। और यह सुनकर रेयांश अशोक जी की तरफ देखने लगता है तो अशोक जी सुनीता जी के साथ अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। अब रिया और रूही अपने हाथों में बुके लेकर आती है और खनक को अपने बारे में बताने लगती है। ऐसे ही सभी अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं क्योंकि खनक उन सबको भूल चुकी थी। लेकिन खनक को सभी से मिलकर बहुत खुशी हुई। इस वक्त उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। नीलिमा जी अब सबको कहती है, चलो बच्चों खनक को थोड़ी देर आराम करने दो। फिर वह रेयांश की तरफ देखते हुए बोली, बेटा तुम खनक को लेकर कमरे में चले जाओ, मैंने उसके लिए सूप और खिचड़ी बनवाई है, वो मैं भिजवा देती हूँ। रेयांश अपना सिर हाँ में हिलाकर खनक को अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे में ले जाने लगा। खनक जब अपने कमरे में आए तो उसके लिए सब कुछ नया नया था। वह हैरान नजरों से सब देख रही थी। उसका कमरा बहुत ही खूबसूरत था। एक बड़ा सा किंग साइज बेड और उसके पीछे दीवार पर उसकी और रेयांश की तस्वीर थी। ये तस्वीर उनकी शादी की थी जिसमें रेयांश ने खनक को कमर से पकड़कर अपने करीब किया हुआ था और खनक अपनी इनोसेंट नजरों से रेयांश को देख रही थी। वही रेयांश अपने स्ट्रेट फेस के साथ सामने की तरफ देख रहा था। रेयांश खनक को बेड पर हेडरेस्ट के सहारे बैठा देता है। खनक बहुत गौर से पूरे कमरे को निहार रही थी। रेयांश उसे इस तरह देखकर बोला, क्या देख रही हो जान, ये हमारा ही कमरा है। तुम्हें पता है इस कमरे में हमारी बहुत सारी यादें हैं। खनक अपनी नम आंखों से देखते हुए अपनी रुंधी आवाज में बोली, आप सब लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं, खास करके आप, लेकिन मैंने आपके बारे में भी नहीं सोचा मैं आपसे इतनी नाराज हो सकती हूँ कि आपको छोड़कर जा रही थी। मुझे कुछ भी याद नहीं है कि उस वक्त मैंने क्या सोचकर यह फैसला लिया होगा, लेकिन अब मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। मैंने हमारी वह सारी प्यार भरी यादें अपनी छोटी सी नाराजगी में घुमा दी। ये कहते हुए खनक रो देती है तो रेयांश उसके आंसुओं को पोंछकर बोला, नहीं जान चुप हो जाओ, तुम्हारा रोना मुझे दर्द देता है, तुम्हारे आंसू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर वो खनक को अपनी बाहों में भरकर अपनी गोद में लेकर बैठ गया और उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, तुम्हारी कोई गलती नहीं है जान, तुम्हारा नाराज होना जायज है। मुझे तुम्हारे साथ इतनी बेरुखी से पेश नहीं आना चाहिए था।
मैं तुम पर चिल्लाया, तुम पर गुस्सा किया, आगे से कभी भी ऐसा नहीं होगा, आई प्रोमिस। खनक उसके सीने से लगे हुए उसके बेहद प्यार को महसूस कर रही थी। रेयांश उसे आगे बोला, जब तक तुम्हारी यादें नहीं आती तब तक हम अपनी नई यादें बनाएंगे। बोलो तुम दोगी ना मेरा साथ। खनक इस वक्त अपनी उलझनों में थी। उसे रेयांश का साथ अच्छा लग रहा था। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी कमरे का डोर नॉक होता है। रेयांश खनक को अपनी गोद से उतारकर ठीक से बैठा देता है और डोर ओपन करता है तो सामने एक सर्वेंट खनक के लिए हल्का सा खाना लेकर आई हुई थी। रेयांश ने उसे रास्ता दिया और उसे ट्रॉली अंदर रखने को कहा क्योंकि वो लोग अभी हॉस्पिटल से आए थे और रेयांश अभी तक फ्रेश नहीं हुआ था। वो सर्वेंट ट्रॉली अंदर ले जाकर रख देती है और कमरे से चली जाती है। रेयांश दरवाजा लॉक करके खनक को बोलता है, जान हम हॉस्पिटल से आए हैं, पहले हमें बात लेना चाहिए। मैं तुम्हें स्पंज बात करवा देता हूँ। खनक हैरानी से उसे देखते हुए बोली, आप? दरअसल हॉस्पिटल में उसे नर्स स्पंज बात देती थी इसलिए अब उसे शर्म आ रही थी। वो जल्दी जल्दी बोली, आप किसी को बुला लीजिए ना। आपने कहा था कि आपने मेरे लिए नर्स को भी रखा है तो। खनक आगे कुछ बोलती उससे पहले रेयांश बोला, नो जान अब नहीं। मैंने तुम्हारी हालत की वजह से हॉस्पिटल में उस नर्स को तुम्हें छूने दिया था। तुम्हें मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए वो खनक को अपने साथ वॉशरूम में ले आया। रेयांश ने खनक को वॉशरूम की सिल्फ पर बिठाया और खनक के गाउन के बटन खोलने लगा। खनक को बहुत शर्म आ रही थी लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकती थी। वो चुपचाप अपनी आंखें बंद करे बैठी रही। रेयांश ने खनक के कपड़ों के साथ खुद के कपड़े भी उतार दिए और अब उसने एक टब में हल्का गुनगुना पानी लेकर खनक की बॉडी को भीगे हुए स्पंज से साफ करने लगा। खनक रेयांश के टच से सिहर रही थी। यह तो उसके लिए पहला ही एहसास था क्योंकि वह पहले का सब कुछ भूल गई थी। रेयांश उसे ऐसे ही स्पंज बात देते हुए बोला, कुछ वक्त पहले तुम मुझे ऐसे ही स्पंज बात दे रही थी और मैं तुम्हें कितना परेशान किया करता था और तुम मुझे बहुत डांटती थी जान। खनक ये सुनकर झट से अपनी आंखें खोलती है तो रेयांश का ब्रॉड सीना उसके सामने था और कंधे के साइड में एक घाव था जो शायद काफी हद तक भर गया था। खनक अपनी कंडीशन भूलकर अपने हाथ बढ़ाकर रेयांश के उस घाव को देखने लगी। उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था। वह रेयांश के उस घाव को हल्का सा छूकर बोली, आपको क्या हुआ था? यह इतना गहरा घाव कैसे आया? आपको भी तो दर्द हो रहा होगा ना? रेयांश खनक को परेशान होते हुए देखकर जल्दी से उसे बाथरोब पहनाने लगा। उसने अब तक खनक को स्पंज बाथ दे दिया था। वो खनक को वहां बैठाकर शावर लेने के लिए अंदर की तरफ चला जाता है। ये कांच का एक अलग सेक्शन था। रेयांश शावर लेते हुए बोला, जान तुम परेशान मत हो, ज्यादा नहीं लगी है मुझे। खनक अब चुपचाप सील्फ पर बैठी अपनी उलझनों में बेचैन थी। वो अभी भी कहीं न कहीं अंदर से डरी हुई थी। उसे कोई बात बेचैन कर रही थी। जब रेयांश शावर लेकर बाथरोब पहनकर बाहर आता है तो खनक अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। रेयांश उसके चेहरे की बेचैनी को समझ जाती है कि खनक को कौन सी बात खाए जा रही है। पिछली बार वो समझ नहीं पाया था पर इस बार वो कोई गलती नहीं करना चाहता था। वो खनक के करीब आया और उसके होठों पर एक लाइट किस की जिससे खनक अचानक होश में आई और उसकी उंगलियां अपने आप ही अपने होठों पर चली गई। वह शर्मा कर अपनी नजरें नीचे कर लेती है। रेयांश बड़े ही प्यार से उसे कहता है, जान मुझे पता है तुम किस बात के लिए इतनी परेशान हो, लेकिन तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही सब कुछ जानता हूँ। खनक ये सुनकर अपनी नजरें तुरंत ही उठाकर देखती है तो रेयांश उसे बेहद प्यार से कहता है, मुझे पता है कि तुम सुहानी हो, तो इस बात की तुम्हें कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए, समझी? ये कहते हुए रेयांश ने खनक के गालों को अपने दोनों हाथों में भर रखा था और खनक उसे अपनी हैरान नजरों से देख रही थी। खनक को हैरान होता हुआ देखकर रेयांश ने नॉर्मल लहजे में कहा, इतना हैरान मत हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए। ये कहते हुए रेयांश खनक को अपनी गोद में उठाए क्लोजेट में ले आता है। वो उसे आराम से स्टूल पर बिठा देता है। वो अपने कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर पहन लेता है। खनक के लिए एक लॉन्ग स्कर्ट और क्रॉप टॉप निकलता है। वो खनक के अंडरगारमेंट निकाल रहा था तो खनक अपनी जगह से उठी और शर्माते हुए रेयांश से बोली, आप क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हो? आप रहने दीजिए, मैं खुद पहन लेती हूँ। लेकिन रेयांश उस कपड़ों को पीछे की तरफ करते हुए बोला, नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही तुम्हें कपड़े पहनाने में। रेयांश ने खनक के बाथरोब का नोट खोला और उसे कंधे से सरकाते हुए नीचे गिरा दिया। ये होते ही खनक ने शर्म से नजरें झुका ली। हालत रेयांश की भी ठीक नहीं थी। वह भी खनक को इस हाल में देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, मगर खनक की चोट को देखकर उसके जज्बात अपने आप ही काबू में आ जाते थे।
उसने जल्दी से खनक के अंडरगारमेंट पहना दिए और बाकी कपड़े भी, इससे पहले कि वह बहक जाए। दोनों ही रेडी हो गए और फिर से रेयांश खनक को अपनी गोद में उठाए कमरे में ले आया। रेयांश का उसे पैम्पर करना देखकर खनक अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। आखिर कोई तो है जो इतने सालों बाद उसका ख्याल रख रहा था। रेयांश ने उसको अपने हाथों से खाना खिलाया और दवाई दी। वो खनक को अच्छे से बेड के हेडरेस्ट के सहारे बिठाकर उसके पैरों को ब्लैंकेट से कवर करता है। वो खनक के सिर को हल्के से चूमते हुए बोला, अगर नींद आ रही हो तो ठीक से सुला दूं तुम्हें। खनक ने नामे सिर हिलाकर कहा, नहीं, ऑलरेडी बहुत सो चुकी मैं। ऐसा लगता है जैसे मैंने नींद का साल भर का कोटा खत्म कर लिया हो। रेयांश चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वो खनक को समझाते हुए बोला, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बीमार हो, लेकिन फिक्र मत करो, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। खनक ने बीमार वर्ड सुना तो उसने अपनी आंखें छोटी कर ली। वह झूठी नाराजगी दिखाते हुए बोली, बीमार नहीं, मुझे चोट लगी है और नींद मुझे इसलिए ज्यादा आ रही है क्योंकि ये दवाइयों का असर है। रेयांश उसकी स्वीट सी नाराजगी को देखकर बोला, हाँ बाबा, नाराज मत हो, तुम बीमार नहीं हो, तुम्हें चोट लगी है ठीक है, लेकिन उसके लिए भी तो तुम्हें आराम करना होगा ताकि चोट जल्दी ठीक हो जाए। खनक रेयांश को अपनी टिमटिमाती आंखों से देखते हुए बोली, हाँ लेकिन बोर हो रहा है बिस्तर पर बैठे बैठे, इससे अच्छा तो काम ही था, पता ही नहीं चलता था दिन कब गुजरा और रात कब हुई। रेयांश का चेहरा हल्का सा सख्त हो गया। उसने नाराजगी से खनक से कहा, फालतू की बातें मत सोचो जान, मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हें जरा भी बोर नहीं होने दूंगा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तुम वो किचन में जाकर अपना पसीना बहाओ। तुम एक बार ठीक हो जाओ फिर तुम्हें अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट करनी है। खनक हैरान होते हुए बोली, पढ़ाई? रेयांश भी सपाट लहजे में बोला, हाँ पढ़ाई। बीच सेमेस्टर में अगर तुम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती तो तुम्हें प्रॉब्लम होती, इसलिए मैं सेमेस्टर खत्म होने का वेट कर रहा था। अगले महीने से तुम्हारे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, तब तक तुम ठीक भी हो जाओगी। खनक की आंखें नम हो जाती है। वो अपने आंसू छुपाने के लिए नजरें नीचे कर लेती है। वह अपनी नम आवाज में बोली, मेरी असलियत पता होने के बाद भी आपने मुझे अपनाया, मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, ऐसा क्यों? रेयांश खनक के सवाल पर अपनी आंखें छोटी करके उस पर झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोला, जान तुम खुद को इतना छोटा क्यों समझती हो? और किस असलियत की बात कर रही हो तुम? अगर तुम्हें खनक की आइडेंटिटी ना भी दी गई होती तब भी मैं तुमसे प्यार करता। खनक अपनी नजरें उठाकर रेयांश की आंखों में देखते हुए हल्का सा मुस्कुराकर बोली, क्या सच में? रेयांश मुस्कुराकर उसके माथे को चूम लेता है और प्यार से मुस्कुराकर बोलता है, हाँ सच में। तभी डोर नॉक होता है तो रेयांश उठकर खोलता है। सामने अतुल खड़ा था। उसने रिस्पेक्ट भरे लहजे में कहा, बॉस डॉक्टर्स आ गए हैं। रेयांश अपना सिर हाँ में हिलाकर बोला, उन्हें बिठाओ, मैं कुछ देर में आता हूं। अतुल रेयांश की बात पर ठीक है बॉस बोलकर चला जाता है। वही रेयांश वापस कमरे में आकर खनक के पास बिस्तर पर बैठ जाता है। वो खनक को प्यार से समझाते हुए बोला, जान तुम थोड़ी देर सो जाओ, तब तक मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसे मैं अटेंड करके आता हूं। खनक रेयांश का हाथ पकड़कर परेशान होते हुए बोली, अब बाहर जा रहे हैं, कब तक लौटेंगे? रेयांश उसे बिस्तर पर ठीक से लिटाते हुए बोला, मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा, मैं घर पर ही हूं, बस घर के ही मीटिंग हॉल में एक छोटी सी मीटिंग है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जागने से पहले मैं आ जाऊंगा। खनक को दवाइयों की वजह से नींद आ रही थी, इसलिए वह मान जाती है। रेयांश उसे ठीक से कंबल ओढ़ आकर उसका हाथ पकड़कर सहलाने लगता है। खनक को थोड़ी ही देर में गहरी नींद आ जाती है और वह सो जाती है। रेयांश धीरे से उठकर कमरे से बाहर निकल जाता है। वह विला के दूसरे हिस्से में बने मीटिंग रूम में आता है तो वहां दो लोग बैठे थे। रेयांश दोनों के सामने रखी हेड चेयर पर बैठ जाता है। ये दो लोग डॉक्टर्स थे और कपल थे। औरत की उम्र करीब 35 के आसपास थी, वही आदमी की उम्र 40 की थी। रेयांश दोनों को देखकर अपनी कर्कश आवाज में बोला, इतने अर्जेंट में आपको बुलाने की वजह मेरी बीवी है, और मैंने सुना है आप लोग सबसे बेस्ट साइकाइट्रिस्ट, मानसिक बीमारी के डॉक्टर हैं। आपने कई पेशेंट्स को ठीक किया है जिनकी बीमारी लास्ट स्टेज पर थी, ऐसे भी पेशेंट्स को आपने ठीक किया है। दोनों पति पत्नी इस वक्त हैरान थे क्योंकि सामने बैठा आदमी कोई आम आदमी तो नहीं था और उसकी बीवी मानसिक बीमारी से जूझ रही थी, यह मानना थोड़ा इम्पॉसिबल है। वह आदमी जिसका नाम समीर देशमुख था, वह रिस्पेक्ट भरे लहजे में बोला, यह सच है, लेकिन हमें इसके लिए पेशेंट के बिहेवियर को काफी बारीकी से ऑब्जर्व करना पड़ता है, तब जाकर उनके प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। रेयांश अपने स्ट्रेट लहजे में बोला,
डॉक्टर आप हैं, आपको क्या करना है और क्या नहीं यह आप जानते हैं, मुझे बस इतना जानना है कि क्या मेरी बीवी ठीक हो सकती है या नहीं। वह औरत जिसका नाम कविता देखमुख था वो रिस्पेक्ट भरे लहजे से बोली, जी सर वो बिल्कुल ठीक हो सकती है। आपने जिस तरह के सिम्टम्स मैडम के बताए थे उससे कंक्लूजन यह निकलता है कि उन्हें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन एक बार हमें खुद उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। रेयांश स्ट्रेट लहजे में बोला, ठीक है, अब आगे क्या करना होगा हमें? क्योंकि जहां तक मुझे पता है इतना सिंपल भी नहीं है, क्योंकि वह वैसे तो नॉर्मल ही रहती है लेकिन मैंने उसमें कुछ बदलाव देखे हैं जो काफी अजीब है। दोनों ही डॉक्टर्स अब रेयांश को सवालिया नजरों से देखते हैं। रेयांश आगे बोला, मैंने उसके बिहेवियर में अचानक ही बदलाव होते हुए देखा है। जैसे कि वो कभी कभी बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत ही प्यार से पेश आती है, सबसे घुल मिल जाती है, मुझसे शर्माती है, कभी कभी डरती भी है, हकलाकर बात करती है जब वो नर्वस हो जाती थी। लेकिन कभी कभी उससे उलट मेरे सामने जवाब देती, काफी बोल्ड हो जाती, बिना रुके मुझसे सवाल करती है और उस वक्त उसके एक्सप्रेशन ही अलग होते हैं जैसे कि वो कोई और हो। मुझे लगा था कि शायद उसकी लाइफ में अचानक बदलाव की वजह से वो ऐसा कर रही है, लेकिन वक्त के साथ मेरी यह गलतफहमी दूर हो गई। समीर जी और कविता जी एक साथ हैरान होते हुए बोले, तो एक साथ दो पर्सनैलिटी? रेयांश ने दोनों को देखते हुए कहा, नहीं दो नहीं, तीन, लेकिन वह मेरे सामने एक ही बार आई थी, वह भी कुछ सेकंड के लिए। जब खनक ने तन्मय को घायल कर दिया था और रेयांश उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचा था तब उसने खनक में कुछ अजीब महसूस किया था, उसके एक्सप्रेशन उसे कुछ अजीब लगे थे। दोनों डॉक्टर्स हैरान थे। रेयांश अपना टैब ओपन करता है, उसमें एक वीडियो ऑन करता है। यह वीडियो रात के टाइम का था। यह दिल्ली की काफी सुनसान सड़क थी। रात के करीब 2 से 3 बजे के बीच का टाइम लग रहा था। ठंड का मौसम साफ समझ आ रहा था। एक लड़की अपनी हाथ में बैग लेकर जा रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर डर था। वो सड़क के किनारे बहुत ही तेजी से चल रही थी। तभी उसके सामने 3 आदमी आकर खड़े हो जाते हैं। वो लड़की सामने खड़े 3 आदमियों को देखकर डर जाती है। वह आदमी उस लड़की को अपनी गंदी नजरों से देख रहे थे। वो लड़की अपनी बैग अपने सीने से लगाकर तेजी से भागने को हुई कि तभी वह तीनों आदमी उसे तीनों तरफ से घेरकर खड़े हो जाते हैं। वह तीनों जैसे ही उस लड़की पर झपटने वाले थे कि अगले ही पल तीनों आदमी तीनों तरफ जमीन पर पड़े थे। उस लड़की ने फुर्ती दिखाते हुए तीनों को मार गिराया था। अब उस लड़की का बिहेवियर काफी खतरनाक हो गए थे। अब हाल उल्टा था। वो तीनों आदमी उस लड़की को देखकर डर रहे थे। उस लड़की के एक्सप्रेशन अब बेहद खतरनाक हो गए थे। वो उन तीनों आदमियों को ऐसे मारने लगी जैसे कोई प्रोफेशनल फाइटर हो। कुछ ही देर में तीनों आदमी घायल जमीन पर पड़े थे। तभी वह लड़की पास में पड़ी एक रोड को उठाती है और बड़ी ही बेरहमी से तीनों के पेट के आर पार कर देती है। यह नज़ारा बेहद डरावना और दर्दनाक था, लेकिन उस लड़की के चेहरे पर जरा सी भी सिकन नहीं थी। उसका चेहरा एकदम डार्क था और उसके आसपास एक खतरनाक ऑरा। यह वीडियो देखकर दोनों डॉक्टर सिहर गए थे। उन्होंने ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा था, इसलिए दोनों ही डॉक्टर्स की हालत खराब थी। रेयांश का चेहरा इस वक्त स्ट्रेट और नॉर्मल था। उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। वह एक माफिया था। उसने इस तरह से कई बार कई लोगों को मारा था। उसके लिए यह इतनी बड़ी बात नहीं थी। समीर जी ने हैरानी से अपनी धीमी आवाज में कहा, सर यह कौन है? रेयांश अपने स्ट्रेट लहजे में बोला, यह मेरी बीवी है। और यह सुनकर दोनों डॉक्टर्स की हवाएं उड़ी हुई थी। वह हैरान नजरों से कभी वीडियो को देखते तो कभी रेयांश को, जो अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ बैठा हुआ था। रेयांश स्ट्रेट लहजे में अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ बोला, अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि काफी बड़ी बीमारी से मेरी बीवी जूझ रही है और शायद इस बात से वो खुद भी अनजान है। आप लोगों के लिए मैंने इसी विला में रहने का इंतजाम कर दिया है। आप लोग आराम से यहाँ रहिए और अपना काम करिए, लेकिन यहाँ के रूल्स को फॉलो करिए और यहाँ के हिसाब से रहना होगा। बाकी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। बस एक बात का ख्याल रखना कि मेरी बीवी की बीमारी के बारे में मेरे सिवा किसी के साथ डिस्कस मत करना, क्योंकि इस बारे में कुछ ही लोग जानते हैं और वह लोग भी इस बारे में किसी से डिस्कस नहीं करते, यहाँ तक कि खुद से भी नहीं। वो दोनों डॉक्टर डर से अपना सिर हिला देते हैं और रेयांश अपनी जगह से उठकर जाने लगता है। रेयांश के जाने के बाद वह दोनों गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ जाता है जहां उनके रहने का इंतजाम किया गया था। रेयांश जब अपने कमरे में वापस आता है तो अभी तक खनक काफी गहरी नींद में सोई हुई थी। रेयांश जाकर उसकी बगल में बैठ जाता है और उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर सहलाने लगता है। वो खनक के मासूम चेहरे को देखकर अपनी सोच में डूब जाता है।
रेयांश के साथ हुई खनक की पहली मुलाकात से लेकर अब तक के बारे में सोच रहा था। जब वो खनक को पहली बार सिंघानिया विला लेकर आया था तब वो डरी हुई थी। उसने रेयांश को रेसिस्ट करने की कोशिश की थी लेकिन वो आखिर में झुक गई। शुरुआत में उसका नेचर काफी स्वीट और शर्मिला टाइप का था। वो ज्यादा बात नहीं करती थी लेकिन नॉर्मल बिहेवियर था उसका। वक्त के साथ उसमें बदलाव देखने को मिला। धीरे धीरे उसने रेयांश से बहस करना स्टार्ट कर दिया, उससे शिकायतें करने लगी। कभी तो वो रेयांश पर बेफिजूल के शक करने लगती। रेयांश के लाख समझाने के बाद भी कभी कभी वो उससे नाराज हो जाती थी। जब रेयांश के डैड ने उससे बात की थी तब भी रेयांश ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी और रेयांश को भी तो ऐसा लगा था कि वह समझ गई है, मान गई है, लेकिन उसी रात को वह भाग गई थी। यह शायद उसकी कुछ तकलीफों की वजह से था। उसे गिल्ट था कि उसने रेयांश को अपनी असली पहचान नहीं बताई थी। वो पहले बताना चाहती थी लेकिन डर की वजह से नहीं बता पाई थी। हालांकि रेयांश को उसकी असलियत पता चलने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। वह थोड़ा सा गुस्सा हुआ था। ये जाहिर सी बात है कि कोई भी पति गुस्सा होता अगर उसकी पत्नी इतना बड़ा सच छुपाती। जब उसे खनक के सुहानी होने का पता चला तो वह गुस्से में भले ही कमरे से चला गया था लेकिन वो खनक से इतना भी गुस्सा नहीं था। वो बस कुछ देर अकेले रहना चाहता था। जब वो स्टडी रूम में अकेले बैठे सोच रहा था तब जाकर उसे खनक की प्रॉब्लम के बारे एहसास हुआ। उसने ऑनलाइन सारे सिम्टम्स चेक किए और उसने सोचा कि उसका शक किस हद तक सच हो सकता है कि खनक को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है। तभी रेयांश को अचानक ही क्या सूझा कि वह अपने स्टडी में रखी हुई एक पेन ड्राइव देखने लगता है और उसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज देखता है। यह वो सीसीटीवी फुटेज थे जो उसने अतुल को उस रात कलेक्ट करने को कहा था जब खनक घर से भाग गई थी। जिस रास्ते से खनक भागी थी वहां आसपास की दुकानों के बाहर के जितने भी मिल सके उतने सीसीटीवी फुटेज अतुल ने निकलवा लिए थे लेकिन रेयांश ने सारे नहीं देखे थे क्योंकि उसे खनक का लाइव लोकेशन मिल चुका था और यह वीडियो उसी फुटेज में से एक का था। उस रात जो लोग मरे थे वह गली के लोकल गुंडे थे। ऑलरेडी काफी केस उन लोगों पर चल रहे थे इसलिए उनका मर्डर केस एक हद तक अनसॉल्वेड रहा था। रेयांश ने खनक के मिलने के बाद ज्यादा कोई तहकीकात नहीं करवाई और उसने बाकी सब सीसीटीवी फुटेज को संभाल कर रख दिया। उसने फिर कभी उसे नहीं देखा इसलिए ये किस्सा बाहर ही नहीं आया। रेयांश ने अब तक तन्मय कौशिक और अरमान सहगल दोनों की मौत के बारे में पता लगा लिया था और उन दोनों को भी इतनी बेरहमी से मारने वाला और कोई नहीं उसकी मासूम बीवी खनक थी। उसे ये जानकर बेहद धक्का लगा था लेकिन वह जानता था कि खनक ने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। रेयांश गहरी सोच में था कि तभी उसे अपने पास हलचल महसूस हुई। खनक जाग चुकी थी और वह अपनी टिमटिमाती आंखों से रेयांश को देख रही थी। रेयांश उसके हाथ को चूम लेता है तो खनक उसे प्यार से बोलती है, आप कब आए? रेयांश उसके हाथ को प्यार से सहलाते हुए बोल, जब तुम सुकून से गहरी नींद सोई हुई थी। खनक के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है। अब तक राजीव जी भी अपना काम निपटाकर दिल्ली आ चुके थे। सबके साथ रहकर खनक की तबीयत में भी काफी सुधार आ रहा था। खनक की सारी खरोचें अब तक भर गई थी और उसके निशान भी चले गए थे। उसके सिर पर चोट थी, वह काफी हद तक भर चुकी थी लेकिन एक छोटी सी पट्टी अभी भी लगी हुई थी। इस बीच रेयांश भी अपने ऑफिस जाने लगा था लेकिन वो जितना हो सके घर पर रहने की कोशिश करता था। दोपहर का टाइम था और संडे था। दादाजी, विनय जी, राजीव जी और मोक्ष तीनों ही साथ बैठे बातें कर रहे थे। राजीव जी बोले, पापा मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम रेयांश और खनक की दोबारा शादी करवाएं। पिछली बार हम उनकी शादी में शामिल नहीं हो पाए थे, इस बार हम सब मिलकर उनकी शादी करवाते हैं। वैसे भी खनक को कुछ याद नहीं है, क्या पता इस बहाने उसे थोड़ा बहुत कुछ याद आ जाए। दादाजी राजीव जी की बात से सहमत होते हुए बोले, बात तो तुम्हारी सही है राजीव, मैं रेयांश से इस बारे में बात करता हूँ। मोक्ष दोनों की बात सुन अपनी बात रखते हुए बोला, आप दोनों का आइडिया बहुत अच्छा है लेकिन मेरी एक शर्त है। दोनों ही मोक्ष की बात पर हैरान होते हुए बोले, शर्त? कैसी शर्त? मोक्ष शर्माते हुए बोला, मुझे भी शादी करनी है तो आप लोग रिया के पेरेंट्स से बात करके रेयांश और खनक की शादी के साथ साथ मेरी भी शादी करवाए। दोनों ही शॉक्ड होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं, फिर मोक्ष को देखते हैं। मोक्ष अपनी आंखें बड़ी करके हैरानी से बोला, क्या अब मेरी भी शादी के बारे में आप लोगों सोचना चाहिए? आप लोगों को ऐसा नहीं लगता? मोक्ष का रिएक्शन देखकर दोनों ही जोर जोर से हंसने लगते हैं तो मोक्ष अपना मुंह बना लेता है। अब तीनों ही आपस में आगे की बातें डिस्कस करने लगते हैं।
इधर अतुल मोनिका को कॉल कर रहा था, लेकिन कुछ वक्त से मोनिका उसके कॉल अवॉइड करने लगी थी। यूं कह सकते हैं कि मोनिका ने अतुल से दूरियां बना ली थी। अतुल उस हादसे के बाद धीरे धीरे मोनिका से क्लोज आने लगा था। कहीं ना कहीं उसे मोनिका पसंद आने लगी थी। हाल तो मोनिका का भी यही था, लेकिन वो खुद की फीलिंग्स को छुपा रही थी। अतुल ने मोनिका को टेक्स्ट किया कि उसे खनक के बारे में कुछ बताना है और उसे कुछ जानना है, तो वो उससे मिलने आए। मोनिका टेक्स्ट पढ़कर अतुल को कॉल करती है तो अतुल तुरंत ही कॉल पिकअप करता है। थैंक गॉड मोनिका, तुमने कॉल उठाया, मुझे कुछ बात करनी है, प्लीज मुझसे मिलो, मैं मिलकर ही सब बता सकता हूँ। अतुल ये बहुत ही बेचैनी से बोल रहा था। मोनिका सामने से जवाब देती है, ठीक है मैं आती हूँ, कहकर कॉल कट कर देती है। उसका लहजा मायूस था, यह अतुल समझ चुका था। करीब आधे घंटे बाद अतुल और मोनिका एक घर में थे। यह बड़ा विला भी नहीं था और बहुत छोटा भी नहीं था। यह एक आलीशान बंगलो टाइप था। मोनिका यहाँ पहली बार आई थी। वो अतुल को हैरानी से पूछती है, अतुल ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? हम तो किसी रेस्टोरेंट जाने वाले थे ना। मोनिका के सवाल पर अतुल उसे झटके से उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब कर लेता है। मोनिका अचानक हुए इस एक्शन से हैरान हो जाती है। वो खुद को छुड़ाते हुए बोली, अतुल आप क्या कर रहे हैं? आपने बोला था आपको खनक के बारे में बात करनी है और आप मेरे साथ यह क्या कर रहे हैं? अतुल मोनिका को और कसके गले लगाते हुए बोला, मोनिका तुम क्यों मुझसे दूर भाग रही हो? मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, लेकिन तुम मुझसे छुपा रही हो। प्लीज मोनिका एक बार बोल दो तुम भी मुझे पसंद करती हो। मोनिका की आंखें नम हो जाती है और वह अपना स्ट्रगल बंद कर देती है। वो कुछ पल यूं ही उसके गले लगी रहती है। अतुल मोनिका को शांत महसूस कर थोड़ा सा खुद से दूर करता है तो मोनिका अपनी नम आवाज में बोली, जीजू मुझे पसंद नहीं करते अतुल, उन्हें हमारे बारे पता चला तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। मैं अब खनक को दुखी करना नहीं चाहती, मेरी वजह से वह पहले भी बहुत सह चुकी है। अतुल उसके आंसू साफ करता है और प्यार से बोलता है, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं हूं ना, वह जरूर समझेंगे। मैडम की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मुझ पर भरोसा करो। मोनिका अतुल से थोड़ी दूर होती है और अतुल की तरफ पीठ करके खड़ी हो जाती है। वो अपनी नम आवाज में बोली, कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ये रिश्ता लगभग तय जैसा ही है, क्योंकि लड़के के पापा मेरे पापा के दोस्त है। ये सुनकर अतुल हैरान हो जाता है। वो मोनिका का हाथ पकड़कर अपनी तरफ पलटा देता है। अतुल अपनी नम आवाज में बोला, मोनिका तुम ये सब अब मुझे बता रही हो, थोड़ा पहले नहीं बता सकती थी। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा, उनको समझा दूंगा, तुम फिक्र मत करो। मोनिका अतुल को खुद से दूर करके मायूसी से बोली, नहीं अतुल ये नहीं हो सकता, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं अपने पापा के खिलाफ नहीं जा सकती। अतुल मोनिका को मायूसी से देखते हुए बोला, अगर उस लड़के ने तुम्हें पसंद कर लिया तो क्या तुम उससे शादी के लिए हाँ बोल दोगी? मोनिका ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ मुझे जाना होगा, मैं घर पर 1 घंटा बोलकर आई थी, देर हो रही है। अतुल अपने चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान लाकर बोला, तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भरोसा नहीं था? क्या तुमने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि मैं तुम्हारे पापा को हमारे लिए मना सकता हूँ? मोनिका बिना भाव के बोली, मैं यह नहीं चाहती, मेरी वजह से खनक को कोई प्रॉब्लम आए, यह मैं नहीं चाहती थी। अतुल गुस्से से मोनिका की बाजुओं को पकड़ लेता है। वह मोनिका को झकझोरकर अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारा मेरे साथ होना मैडम की लाइफ पर कोई असर नहीं करेगा। अगर किंग को हमारा सिंघानिया विला रहना पसंद नहीं आता तो हम अपने घर रहते, या फिर तुमने मुझे इतना नकारा समझ लिया है? मोनिका गुस्से में अतुल के हाथ को झटके हुए बोली, नहीं, बल्कि मैं खुद को आपके लायक नहीं समझती। लोग कहते कि मैंने आपको फंसाया है, पैसे के लिए, अपने महंगे शौक पालने के लिए। ये कहते हुए मोनिका रो देती है। अतुल का गुस्सा शांत हो जाता है। वो मोनिका को समझाते हुए बोला, सॉरी मैंने तुम पर गुस्सा किया, प्लीज तुम ये फालतू की बातें मत सोचो, लोगों को जो कहना है कहने दो, सच हम दोनों जानते हैं ना। मोनिका शांत होती है और वो अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाते हुए बोली, कल दोपहर 2 बजे लड़के वाले आ रहे हैं। अतुल मायूसी से उसके पीछे निकल जाता है। दोनों इस वक्त कार में थे और दोनों ही खामोश थे। मोनिका घर से थोड़ी दूरी पर उतर जाती है और पैदल ही अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। अतुल उसे आखिरी तक देखता रहता है। जब मोनिका दिखनी बंद हो जाती है तो उसकी एक आंख से एक आंसू बाहर निकल जाता है। वह झटके से गाड़ी ऑन करता है और सिंघानिया विला की तरफ बढ़ा देता है। अतुल अपने कमरे में आकर अपने ही कमरे में बने बार एरिया में जाकर एक विस्की की बोतल उठाकर सीधा मुंह से लगा लेता है। वह आधे से ज्यादा बोतल एक ही सांस पी जाता है
उसका चेहरा लाल पड़ गया था और आंखों में लाल नसें दिखने लगी थी। वह अपने दर्द को संभाल नहीं पा रहा था और ना ही किसी को बता पा रहा था। वह अब तक लगभग पूरी बोतल गटक जाता है और नशा उस पर हावी हो जाता है। वह चीखते हुए बोला, मोनिका, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती मोनिका। तुम पहली लड़की हो जिसे मैंने दिल से पसंद किया था, लेकिन तुमने मुझे ये बताने का मौका तक नहीं दिया। ये कहते हुए वो टेबल पर पड़े नोटपैड और पेन लेकर उसमें कुछ लिखने लगा। वो बेड पर उल्टे लेटे हुए लगातार कुछ लिखते हुए पूरा नोटपैड भर देता है और थोड़ी ही देर में वह नशे में बेहोश हो जाता है। रेयांश, जो कब से स्टडी रूम में किसी फाइल को पढ़ रहा था, उसने अपने पॉकेट से फोन निकाला और अतुल को लगा दिया। लगातार कई रिंग जाने के बाद भी अतुल फोन नहीं उठाता। रेयांश को अतुल पर गुस्सा आने लगा, लेकिन साथ में उसके लिए चिंता भी होने लगी। वो अतुल के कमरे की तरफ बढ़ गया। वो अतुल के कमरे का डोर नॉक करता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। रेयांश वापस स्टडी रूम में जाकर डुप्लीकेट की लेकर आता है और डोर ओपन करके देखता है। अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह जाता है। फर्श पर कांच की बोतल टूटी हुई पड़ी थी और कुछ कागज के टुकड़ों पर रेड कलर की पेन से लिखा था, आई लव यू मोनिका। हर कागज के टुकड़े पर यह लिखा हुआ था। जब वह आगे बढ़कर बिस्तर पर देखता है तो अतुल शर्टलेस बिस्तर पर उल्टा लेटा हुआ था और उसके हाथ में नोटपैड था। पूरे नोटपैड पर उसने रेड कलर की पेन से आई लव यू मोनिका लिखा हुआ था। रेयांश के हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है। वह तेज कदमों से अतुल के कमरे से बाहर निकल जाता है। अब तक रात हो चुकी थी। अतुल अभी भी बेहोश पड़ा था। वही मोनिका अपने कमरे में अकेले बिस्तर पर उल्टी लेटे हुए रोए जा रही थी। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कोई अपना तकलीफ में हो। वह अपना फोन उठाकर अतुल को कॉल लगाती है। पूरी रिंग जाने के बाद भी अतुल फोन नहीं उठाता तो अब वह अपना फोन साइड में रख देती है और तकिए में अपना मुंह छुपाकर रोने लगती है। ऐसे ही रात बेचैनियों में गुजर जाती है और दूसरा दिन आता है। जहां किसी के लिए ये खुशियों से भरा था तो कोई मायूस था। सुबह जब अतुल को होश आता है, वह अपना सिर पकड़कर धीरे से बेड से उठता है। जब वह कमरे की हालत देखता है, उसकी आंखें हैरानी से बाहर आ जाती है। वो जल्दी जल्दी से खुद ही सारा कमरा साफ करता है और सब कुछ डस्टबिन में डाल देता है। सारे के सारे कागज वो डस्टबिन में डालकर जला देता है। अपने माथे पर आए पसीने को साफ करके वह वॉशरूम की तरफ चला जाता है। इधर शर्मा निवास के सुनीता जी, स्वीटी और अशोक जी सभी के सभी तैयारियों में लगे थे। मोनिका भी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए उन सबके साथ काम में हाथ बटा रही थी। इधर सिंघानिया विला में अतुल का हाल कुछ ठीक नहीं था। उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा बेहद मायूस, जैसे अभी रो देगा। वो बहुत ही मुश्किल से खुद के इमोशन को कंट्रोल कर रहा था। इस वक्त वह रेयांश और रोनी के साथ बैठे कुछ जरूरी काम कर रहा था। लंच टाइम हुआ और सबने लंच किया, लेकिन अतुल ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसके गले से निवाला भी नहीं उतर रहा था। रेयांश कब से ये सब नोटिस कर था। मोक्ष, अतुल, रोनी और रेयांश चारों ही इस वक्त विला के ही एक प्राइवेट एरिया में बैठे थे। शिवांश इस वक्त कोई इंपॉर्टेंट डील के लिए गया हुआ था। रेयांश अतुल को देखकर सख्त लहजे में बोला, अतुल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है और हमें उसके लिए जाना होगा। अतुल, जो कब से कहीं खोया हुआ था, वो तुरंत ही हड़बड़ाकर होश में आया और अपनी लो आवाज में बोला, यस बॉस। इस वक्त मोक्ष और रोनी के होठों पर एक हल्की सी शरारती मुस्कान थी, लेकिन अतुल के चेहरे पर 12 बजे थे, क्योंकि इस वक्त घड़ी में दोपहर के 2 बज रहे थे। इधर शर्मा निवास में मेहमान आ चुके थे और अशोक जी उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। मेहमानों में लड़का जिसका नाम नीरज मिश्रा था, उसकी उम्र 30 साल थी। दूसरा बेटा मितुल मिश्रा जिसकी उम्र 25 साल थी और तीसरी बेटी वंदिता मिश्रा जिसकी उम्र 20 साल थी। उनके माता पिता का नाम मनीषा मिश्रा और नरेंद्र मिश्रा था। सभी लोग लिविंग हॉल में बैठे थे और सुनीता जी बहुत खुश थी क्योंकि परिवार अच्छा था। नरेंद्र मिश्रा जी रिटायर्ड गवर्नमेंट कर्मचारी थे और मनीषा मिश्रा हाउसवाइफ। मोनिका की शादी जिसके साथ तय होने वाली थी वह नीरज मिश्रा था। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। मितुल मिश्रा कॉलेज में प्रोफेसर था और वंदिता अभी कॉलेज में थी। सभी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करने लगते हैं। तभी स्वीटी मोनिका को लेकर आती है। मोनिका ने सिंपल येलो कलर की साड़ी पहनी थी जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। नीरज तो एकटक मोनिका को देखता ही रह गया, उसकी तो नजरें ही नहीं हट रही थी। स्वीटी धीरे से मोनिका के कान में कहती है, भाई साहब तो पूरा लट्टू हो गया लगता है, देख जरा उसे। मोनिका उसे हल्के से पीछे से मारकर बोली,
चुप कर जा, यहाँ अपनी जुबान मत चलाना कह देती हूँ। स्वीटी अपना मुंह बनाकर बोली, मुझे क्या, वैसे भी मुझे इसमें कुछ खास दिख नहीं रहा है, को टाइप है। मोनिका मुंह बनाकर बोली, हाँ ठीक है। मोनिका आगे जाकर मनीषा जी और नरेंद्र जी के पैर छूती है, फिर मोनिका को वहां बिठाकर तरह तरह के सवाल करने लगते हैं। मोनिका अपने चेहरे पर मुस्कान सजाए सभी का जवाब देती है, लेकिन उसका दिल बहुत दुख रहा था। तभी मनीषा जी बोली, सुनीता जी मुझे लगता है बच्चों को आपस में भी बातचीत कर लेनी चाहिए। क्यों अशोक जी, आपको क्या लगता है? अशोक जी झिझकते हुए बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर वो स्वीटी से बोले, बेटा स्वीटी, नीरज जी और अपनी दीदी को छत पर ले जाओ। स्वीटी बड़ी ही अदब से बोली, जी पापा। फिर वह नीरज की तरफ देखकर बोली, जी आए इस तरफ। नीरज उठकर मोनिका और स्वीटी के साथ चला गया। अब बाकी बच्चे सब बातें कर रहे थे कि तभी अचानक ही वहां बहुत सारे लोग घर के अंदर आते हैं। ब्लैक यूनिफॉर्म पहने बहुत सारे हथियार बंद कमांडो घर के बाहर और कुछ अंदर आकर पोजीशन ले लेते हैं। और ये देखकर मितुल, वंदिता, मनीषा जी और नरेंद्र जी डर जाते हैं। सुनीता जी और अशोक जी को अंदाजा हो गया था कि यह कौन आया है। तभी अंदर 4 दमदार पर्सनैलिटी की एंट्री होती है। आगे रेयांश, उसके ठीक पीछे मोक्ष और दोनों के थोड़े पीछे रेयांश के पीछे अतुल और मोक्ष के पीछे रोनी था। उन लोगों को देखकर मितुल, वंदिता, मनीषा जी और नरेंद्र जी अपने आंखें फाड़े देखने लगते हैं। अशोक जी जल्दी जल्दी जाकर बैठने की व्यवस्था करने लगते हैं। चारों ही अब सोफे पर बैठे हुए थे, वही रेयांश अकेले ही एक सोफे की चेयर पर सबके सामने किसी हेड की तरह बैठा था। वह अपनी सख्त आवाज में बोला, मिस्टर शर्मा, आपने बताया नहीं कि आपने मोनिका के लिए रिश्ता देखा है। अशोक जी हड़बड़ाते हुए बोले, वो मिस्टर सिंघानिया, ये मेरे दोस्त है और इन्हीं के बड़े बेटे के साथ मोनिका का रिश्ता तय किया है। रेयांश अपनी सख्त आवाज में बोला, तय किया है का क्या मतलब है? अभी तो सिर्फ देखने आए हैं ना। क्या मोनिका ने पसंद कर लिया है लड़के को? अब अशोक जी के पास कोई जवाब नहीं था, वह झूठी मुस्कान के साथ बोले, वो तो। रेयांश बात काटते हुए बोला, बस आगे नहीं सुनना, कहाँ है मोनिका? सुनीता जी डरते हुए ऊपर की तरफ इशारा करती है तो रेयांश अपनी आंखें छोटी करके देखता है। सुनीता जी ये देखकर हड़बड़ाकर बोली, मेरा मतलब है वो छत पर है। रेयांश अपनी सख्त आवाज में अतुल को बोला, अतुल जाओ, जाकर अपनी होने वाली बीवी को लेकर आओ। अतुल का चेहरा जो अब तक मुरझाया हुआ था वो चमक उठा, वो जोशीले अंदाज में बोला, यस बॉस। वो बिना एक पल गवाए भागते हुए छत के ऊपर गया। वहीं नीचे वंदिता, जो कब से रेयांश को शर्माते हुए देख रही थी, जब रोनी ये देखता है तो वह बिना शर्माए वंदिता से कहता है, मैडम आप इतनी मेहनत मत करिए, ये पहले से शादीशुदा है। ये सुनकर वंदिता अपनी नजरें नीचे कर लेती है, उसे बहुत एम्बेरसमेंट होती है। फिलहाल किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती। रेयांश रोनी को घूरकर देखता है तो रोनी बड़बोला हड़बड़ाते हुए फिर से बोलता है, अरे बॉस, आप मुझे आंखें क्यों दिखा रहे हैं? मैं तो आपके लिए ही बोल रहा था। अगर मैडम को पता चला तो आपसे झगड़ा करेगी। रेयांश दांत पीसते हुए रोनी से बोला, तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने बारे में सोचो। रोनी चुप हो जाता है। वही छत पर स्वीटी थोड़ी दूर बैठी थी। मोनिका और नीरज छत पर रखी हुई चेयर्स पर बैठे थे। नीरज कुछ ज्यादा ही मोनिका पर लट्टू हो रहा था। उसे मोनिका पसंद आ गई थी, लेकिन मोनिका वहां बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उसे नीरज बिल्कुल पसंद नहीं था। नीरज अपनी बड़ाइयां मार रहा था और मोनिका बोर हो रही थी, फिर भी वह झूठी मुस्कान लिए अपना सिर हाँ में हिलाते हुए दो टूक जवाब दे रही थी। तभी अचानक ही अतुल वहां आया। उसे नीरज को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने उसे अवॉइड किया और सीधा मोनिका को अपनी गोद में उठा लिया। ये बहुत ही अचानक हुआ, किसी को कुछ पता नहीं चला ये कैसे हुआ और कब। मोनिका खुद को अतुल की गोद में पाकर हड़बड़ाते हुए बोली, अतुल आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे उतारिए, आप यहाँ आए कैसे? अतुल मोनिका को कुछ कहता उससे पहले ही नीरज गुस्से में नाक फुलाए हुए बोला, कौन हो तुम और ऐसे कैसे मेरी होने वाली बीवी को तुम अपनी गोद में उठा रखा है? अतुल उसकी इंसल्ट करते हुए बोला, शक्ल देखी है अपनी, चूसे हुए आम। तू मेरी मोनिका से शादी करेगा? जाकर पहले अपना हुलिया ठीक कर पहले। अब तक स्वीटी भी वहां आ गई थी, वह भी अतुल का साथ देते हुए बोली, सही कहा जीजू, कब से मेरी दीदी को बोर किए जा रहा था, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था हम। मोनिका स्वीटी पर नाराज होते हुए बोली, स्वीटी तुम ये क्या बोल रही हो? और आप मुझे नीचे उतारिए।
अतुल को गुस्से से देखते हुए बोली तो अतुल उसे नीचे ले जाते हुए बोला, गुस्सा मत करो मेरी रसमलाई, नीचे हमारी शादी की बात चल रही है, अब चलो। स्वीटी पीछे भागते हुए बोली, वाह जीजू क्या एंट्री मारी है आपने, तो बोले तो फटा पोस्टर निकला हीरो वाली। मोनिका डर रही थी लेकिन जैसे ही वो लोग नीचे आते हैं रेयांश एक अनाउंसमेंट करता है, 1 हफ्ते बाद मोनिका और अतुल की शादी होगी। ये सुनकर सबके सब शॉक थे सिवाय के मोक्ष और रोनी के। अतुल मोनिका को नीचे लेकर आ चुका था, मोनिका को शर्म आ रही थी इसलिए अतुल ने धीरे से मोनिका को नीचे उतार दिया। पीछे से नीरज बोलते हुए आ रहा था, कौन हो तुम? मोनिका कौन है ये? क्या तुम जानती हो इसे? क्या रिश्ता है इसका तुम्हारा साथ? कब से जानती हो इसको? ये यहाँ कैसे आया है? वो मोनिका पर लगभग चिल्लाते हुए बोल रहा था। उसे मोनिका भाग गई थी और उसे किसी भी कीमत पर मोनिका से शादी करनी थी। नीरज दिखने में एकदम एवरेज था लेकिन उसके रिश्तेदारों ने उसे कुछ ज्यादा ही चने के पेड़ पर चढ़ा रखा था, इसलिए खुद को हीरो समझता था। हालांकि उसने अतुल की पर्सनैलिटी देखी थी और उसे अतुल से जलन हो रही थी। अतुल मोनिका को अपने पीछे करते हुए गुस्से में बोला, ओए मुंह फाड़ना बंद कर, मैं बताता हूँ इसका और मेरा रिश्ता क्या है। होने वाली बीवी है मेरी, शादी होने वाली है हमारी, वो भी अगले 7 दिनों में। जरा सामने देख, पता चल जाएगा कैसे आया। अब तक नीरज की नजर मोनिका पर थी जो अतुल के पीछे छुपी थी, अब जाकर वह सामने देखता है तो चौंक जाता है। सामने बैठे दमदार पर्सनैलिटी को देखकर उसकी हवायां उड़ जाती है। रेयांश उसे ऐसे देख रहा था जैसे किसी जोकर को देख रहा हो। रेयांश अशोक जी से सख्त लहजे में बोला, तो मिस्टर शर्मा मैंने जो कहा आप समझ गए ना? सिर्फ 7 दिन में ये शादी होगी। शादी की तैयारियां हम करवा लेंगे, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बाकी सब तो समझ चुके थे कि यहाँ बोलना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन नीरज थोड़ा धीर टाइप का था। वो तो मोनिका की खूबसूरती देखकर ही पागल हो गया था, इसलिए वह चौड़ में आकर लड़खड़ाते हुए बोलने लगा, आप कौन है ये शादी तय करने वाले? अरे मेरी शादी होने वाली है मोनिका के साथ, आप ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते समझे आप, वरना मैं। डर तो उसे भी लग रहा था लेकिन वो फिर भी चांस ले रहा था। रेयांश का दिमाग खराब हो रहा था, उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद था कोई उसके सामने ऊंची आवाज में बात करे। उसने एक ही पल में अपने पॉकेट में रखी गन निकाली और नीरज के पैर के पास चला दी। 2 गोलियां चलने की आवाज सुनकर वंदिता, मनीषा जी, सुनीता जी और मोनिका के मुंह से चीख निकल गई। मोक्ष, रोनी और अतुल पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि वो लोग रेयांश को अच्छे से जानते थे, लेकिन बाकी सब शौक थे। नीरज तो कूदते हुए चीखने लगा, हालांकि उसे एक भी गोली नहीं लगी थी। मोनिका ने पीछे से ही अतुल को कस के पकड़ लिया था, इसलिए अतुल के चेहरे पर इस वक्त चमक थी। रेयांश अपनी कठोर आवाज में बोला, अब जानना है मैं कौन होता हूँ? नीरज चुपचाप अपनी फैमिली के साथ कोने में बैठ जाता है। रेयांश अपने सपाट लहजे में मोनिका से पूछता है, तुम बताओ मोनिका, क्या तुम्हें यह मंजूर है? तुम हाँ कहोगी तभी यह शादी होगी। नीरज अभी भी आंच लगाए था कि मोनिका ना बोल देगी। मोनिका ने अपनी नजरें नीचे कर ली, वो शर्मा रही थी, उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी जिसका मतलब साफ साफ हाँ था। रोनी तुरंत ही चहकते हुए बोला, भाभी मान गई, भाई शादी मुबारक हो। वो अतुल को देखते हुए बोला कि तभी नीरज फिर से बोला, लेकिन मोनिका ने हाँ नहीं कहा है। तभी रोनी उसे घूरते हुए बोला, लड़की शर्माती है इसका मतलब हाँ होता है। मोक्ष उसको अपनी कोहनी मारते हुए धीरे से बोला, तुझे बड़ा पता है। तो रोनी धीरे से अपनी तिरछी नजरों से वंदिता को दिखाते हुए बोला, हाँ क्योंकि उसे देखो, कब से तुम्हें देखकर शर्मा रही है। मोक्ष अपनी तिरछी नजर करके देखता है तो ये सच था, वह जल्दी से अपनी नजरें फेर लेता है और चिढ़ते हुए धीरे से बोला, तू चुप कर, मेरी वाली को पता चला ना तो वो मेरी डंडे से पिटाई करेगी। रोनी अपने दांत उसके सामने चमका देता है तो मोक्ष अपना मुंह बना देता है। अब तक अशोक जी ने रेयांश का इंट्रोडक्शन दे दिया था और रेयांश अशोक जी से शादी की बाकी की बातें करने लगते हैं। मिश्रा फैमिली को अभी चुपचाप वही बैठे रहने था, इसलिए वो लोग चुपचाप वही बैठे थे। स्वीटी कब से रोनी को घूर रही थी, वो उसे गुस्से में देख रही थी। जब रोनी की नज़र उस पर पड़ती है तो वह शरारती मुस्कान पास करता है जिससे स्वीटी आग बबूला हो जाती है। जब अतुल और मोनिका का रिश्ता पक्का हो गया तो अब जाकर नरेंद्र जी धीरे से बोले, अशोक कोई बात नहीं, मोनिका और नीरज का रिश्ता नहीं हो पाया तो, लेकिन अभी भी हम रिश्ता जोड़ सकते हैं। अशोक जी कंफ्यूज होकर बोले, मतलब? नरेंद्र जी हीच खींचते हुए थोड़ी सी स्माइल के साथ बोले, स्वीटी का तो रिश्ता हो सकता है ना नीरज के साथ,
नीरज भी अब ललचाई नजरों से स्वीटी को देख रहा था। स्वीटी मुहफत थी, उसने तो तुरंत ही नकारते हुए कहा, मैं बिल्कुल भी नहीं। स्वीटी आगे कुछ बोलती इससे पहले ही रोनी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। स्वीटी पूरी तरीके से उसके पीछे छिप गई। रोनी ने देख लिया था कि नीरज कैसे स्वीटी को ललचाई नजरों से देख रहा था। रोनी नीरज को घूरते हुए बोला, खबरदार इसे देखना भी मत समझे, आंखें नोच लूंगा तुम्हारी। सभी रोनी की बात पर हैरान थे, यहां तक कि मोनिका भी कि क्या सीन चल रहा है। तभी स्वीटी, जिसकी जुबान बंद नहीं होती थी, वह अभी चुपचाप मुंह बंद करके खड़ी थी। वो अपनी नजरें इधर उधर कर रही थी। रेयांश अपनी आंखें छोटी करते हुए रोनी को देखने लगा तो रोनी हड़बड़ाते हुए बोला, बॉस, वो पहली बार हॉस्पिटल में मिले थे हम, मैं। रेयांश दहाड़ते हुए बोला, बस समझ गया मैं, सभी के सभी आशिक बने घूम रहे हैं। एक और बाकी है, उसे भी अब पूछना पड़ेगा कि उसने भी चुपके चुपके कोई मासूका तो नहीं बना रखी। जब से खनक की याददाश्त गई थी, शर्मा फैमिली के रिश्ते खनक और उसके ससुराल से काफी अच्छे बन गए थे। सुनीता जी और स्वीटी ने तो खनक से बहुत बार माफी भी मांगी थी और खनक ने रेयांश को अपनी मासूमियत से मना लिया कि वह उसका परिवार है, चाहे खून का रिश्ता भले ही ना हो। रेयांश उसके सामने पिघल गया और मान गया। हालांकि स्वीटी और सुनीता जी ने खुद को काफी हद तक बदल लिया था। रोनी अपनी नजरें नीचे किए खड़ा था तो स्वीटी धीरे से अपनी मुंडी रोनी के पीछे से निकालकर देखती है तो सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं तो वह जल्दी से अपनी मुंडी पीछे छुपा लेती है। रोनी उसे धीरे से बोलता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। स्वीटी मुंह बनाते हुए धीरे से बोली, खुद के मुंह पर 12 बजे है और मुझे दिलासा दे रहे हैं होम। रोनी दांत पीसते हुए बोला, एक बार अकेले मिलो फिर देखो कैसे तुम्हारी जुबान बंद करता हूं। स्वीटी अपने दांत पीसते हुए बोली, पहले इस सिचुएशन से निपटो। अशोक जी बेबसी से रेयांश को देखने लगे तो रेयांश रोनी और स्वीटी की तरफ देखते हुए अपने सख्त लहजे में बोला, क्या करना है तुम लोगों को? अगर तैयार हो तो इन दोनों के साथ तुम्हारी भी शादी हो जाएगी। रोनी का चेहरा एलईडी लाइट की तरह चमक गया, वो अपना सिर जोर जोर से हाँ में हिलाने लगा। तो रेयांश अपने दांत पीसते हुए बोला, मुंह से बोलो और उसे भी बोलने दो, वो तैयार है कि नहीं। पीछे से निकालो उसे बाहर और सामने आओ दोनों। रोनी और स्वीटी जल्दी से जाकर रेयांश के सामने खड़े हो गए, दोनों ने अपना सिर नीचे किए हुए था। रेयांश स्वीटी से बोला, तुम बोलो, तुम्हारी मर्जी है कि नहीं? स्वीटी जल्दी से अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ मैं तैयार हूँ। रोनी खुशी और हैरानी से स्वीटी को देखने लगता है, तभी अचानक ही किसी की वहां एंट्री होती है और सभी हैरानी से आने वाले शख्स को देखने लगे। स्वीटी के साफ साफ बोलने पर रोनी हैरान रह जाता है, उसे अंदाजा नहीं था कि स्वीटी इतनी जल्दी मान जाएगी। हॉस्पिटल का वो दिन याद आता है जब स्वीटी और मोनिका खनक को मिलने आई थी, उसकी याददाश्त चली गई थी, इसलिए रेयांश भी उसे किसी बात के लिए नहीं टोकता था। खनक को अपनी बहनों से मिलना था, इसलिए उसने दोनों को ही बुलवाया था। फ्लैशबैक, स्वीटी खनक के वार्ड से बाहर निकलकर जा रही थी, वही रोनी सामने से आ रहा था। स्वीटी अपनी ही धुन में चलते हुए रोनी से टकरा जाती है। रोनी की पत्थर जैसी चेस्ट से स्वीटी का सिर टकराता है तो वह गुस्से में अपना सिर सहलाते हुए बोली, ये रास्ते में खंभा कहाँ से आ गया, मेरा सिर फूट गया। ओह। रोनी अपने दांत पीसते हुए गुस्से में बोला, तुम्हें जीता जागता इंसान खंभा दिखाई देता है? जाकर अपने आंखों का चेकअप करवाओ। स्वीटी आंखें चढ़ाते हुए रोनी को देखकर चिढ़ते हुए बोली, ये कोई खड़े रहने की जगह है? जाकर साइड में खड़े रहो, आते जाते लोगों का सिर क्यों फोड़ रहे हो? और वैसे भी लंबी टांगे, पत्थर जैसा सीना और हिप्पी जैसी शकल, खंभे ही लगते हो होम। रोनी खुद की इतनी तारीफ सुनकर गुस्से में बोला, बद्दिमाग औरत, शकल तो अच्छी नहीं है, कम से कम अपनी जुबान तो साफ रखो। स्वीटी चिढ़ते हुए गुस्से में बोली, तुम भी जाकर खुद को आईने में देखा, एमजॉन के जंगल से आए हुए चिंपांजी लग रहे हो। रोनी चिढ़ते हुए गुस्से में बोला, तुम्हारी आंखें ही खराब है, देखो गौर से देखो, लड़कियां मुझ पर मरती है समझी। स्वीटी मजाक उड़ाने वाली हंसी हंसते हुए बोली, हा 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 हा, सच कहा तुमने, तुम्हारी शकल देखकर ही लड़कियां मर जाती होंगी, बेचारी करे भी क्या इतनी सड़ी हुई जो है। रोनी अपने दांत पीसते हुए बोला, जब अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे हैं, ये कहावत तुम पर फिट बैठती है, तुम मुझे नहीं फंसा सकती इसलिए ऐसा बोल रही हो। स्वीटी हंसते हुए बोली, जाओ जाओ, मैं भला तुम्हें क्यों फंसाऊंगी, तुम दुनिया के आखिरी लड़के हो, तब भी तुम्हें घास ना डालूं, पूरी जिंदगी कुंवारी रहना पसंद करूंगी।
रोनी को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। वह स्वीटी को कमर से पकड़कर धक्का देते हुए दीवार पर लगा देता है और अपने सख्त होंठ उसके मुलायम होठों पर रख देता है। स्वीटी की तो सांसें ही अटक जाती है। वह झटपटाने लगती है, लेकिन रोनी जैसे मजबूत बंदे को हिला पाना उसके बस में नहीं था। करीब 15 मिनट की डीप किस करने के बाद रोनी स्वीटी के होठों को आजाद करता है तो स्वीटी लंबी गहरी सांसें लेते हुए रोनी को घूर कर देखती है। रोनी के चेहरे पर शरारती डेविल मुस्कान थी। स्वीटी अपना हाथ बढ़ाकर रोनी को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि रोनी उसका हाथ पकड़कर उसके पीठ पीछे कर लेता है और अपनी सर्द आवाज में बोला, बहुत शौक है ना जुबान चलाने का, अब चलाओ। स्वीटी रोते हुए रोनी सी आवाज में बोली, तुमने मेरी पहली किस चुरा ली। यह मैंने अपने हस्बैंड के लिए बचा रखी थी। भगवान तुम्हें कभी कोई लड़की ना दे, जिंदगी भर कुंवारे मरो तुम हो। कहते हुए स्वीटी खुद को छुड़ाकर वहां से भाग गई और रोनी के हाथ अपने आप ही अपने होठों पर चले गए। फ्लैशबैक एंड रोनी यह सब सोच ही रहा था कि अचानक घर में किसी की एंट्री होती है। रेयांश जब सामने देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। खनक अंदर आते हुए रेयांश से बोली, आप यहाँ कैसे आए? जब मैंने पूछा तो आप बोल रहे थे कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम है। खनक को देखकर रेयांश का चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसे देखकर रोनी का चेहरा चमक उठा था। रेयांश का चेहरा अब तक काफी कोल्ड था, अब थोड़ा नर्म पड़ चुका था। वो खनक को समझाते हुए बोला, हाँ मैं तो जरूरी काम से ही जा रहा था, लेकिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो मुझे अचानक आना पड़ा। रोनी शरारती मुस्कान के साथ खनक की तरफ गर्दन घुमाकर बोला, बॉस झूठ बोल रहे हैं, ये यहाँ मोनिका का रिश्ता तोड़वाने आए थे। रेयांश उसे जलती हुई नजरों से देखते हुए बोला, तुम अपना मुंह बंद करोगे, वरना अभी अभी तुम्हारी जो शादी तय हुई है वो टूट जाएगी। रोनी का मुंह उतर गया। वो हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं मैं चुप हूं, मैं कुछ नहीं बोल रहा। वो स्वीटी का हाथ पकड़कर उसके साथ ही साइड में चला जाता है। खनक हैरान थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रोनी को स्वीटी के साथ देखकर वह रेयांश से बोली, ये दोनों ऐसे साथ में, और आप अचानक यहाँ कर क्या रहे हैं? रेयांश उसे थोड़े सख्त लहजे में बोला, तुम अकेली क्यों आए यहाँ? अभी अभी तुम ठीक हुई हो, कुछ हो जाता तो। खनक अपनी गर्दन नामे हिलाकर बोली, मैं अकेली नहीं आई हूँ, शिवांश भैया भी साथ में है, वह बाहर खड़े हैं। ती अपनी नजरें चुराते हुए बोली, हमारा कोई सीन नहीं था, वो तो मैंने देखा कि जीजू खुद चाहते थे कि मेरी शादी रोनी के साथ हो, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोनिका हैरानी से बोली, तू पागल है स्वीटी, तूने ऐसे ही कैसे हाँ बोल दी? स्वीटी ने नॉर्मल लहजे में कहा, वैसे ही जैसे लोग अरेंज मैरिज में हाँ करते हैं। अगर जीजू यहाँ नहीं आते तो तू भी उस चूसे हुए आम से शादी के लिए हाँ कर देती ना। मोनिका हैरान थी, वह हैरानी से बोली, वो अलग बात है स्वीटी। स्वीटी भी सवाल करते हुए बोली, कैसे अलग बात हुई दीदी? नरेंद्र अंकल जब उस नीरज की बात मेरे साथ कर रहे थे तब पापा का चेहरा देखा था तुमने? अगर रोनी ने मुझसे शादी करने के लिए नहीं बोला होता तो पापा पक्का मेरी शादी उसके साथ करने के बारे में सोचते। वैसे भी तेरा रिश्ता ना हो पाने के चक्कर में पापा अपनी दोस्ती बरकरार रखने के लिए मेरा रिश्ता जरूर करवा देते। मुझे वो चूसा हुआ आम बिल्कुल पसंद नहीं था। मोनिका अपनी आंखें बड़ी बड़ी करे हैरान नजरों से स्वीटी को देख रही थी। वह हैरानी से बोली, तो क्या तुझे रोनी पसंद है? स्वीटी मुस्कुराकर बोली, आप बताओ, रोनी को रिजेक्ट करने की आपके पास कोई वजह है? मोनिका को आज स्वीटी का बदला हुआ अवतार देखकर बहुत हैरानी हो रही थी। मोनिका सीरियस लहजे में बोली, लेकिन मम्मी पापा का क्या उन्हें मेरे लिए अतुल और तेरे लिए रोनी पसंद है? उन्होंने तो रेयांश जीजू के सामने हाँ बोल दिया है। उनके सामने किसी की नहीं चलती, इसलिए वो बोल दिए कि ठीक है। लेकिन मोनिका आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही सुनीता जी अंदर आती है और मोनिका से कहती है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम दोनों ये सब फिक्र छोड़ो और अपनी शादी की तैयारी के बारे में सोचो, क्योंकि कायदे से तुम दोनों के पास तैयारी के 4 दिन ही है। सुनीता जी की बात सुनकर दोनों बहनें हैरानी से उनकी मां को देखने लगी। सुनीता जी इमोशनल होते हुए बोली, जिस बच्ची को मैंने हमेशा ताने दिए, उसे मारा पीटा, आज उसी बच्ची की वजह से मेरी बेटियों को इतने अच्छे लड़के मिल रहे हैं। वरना तुम लोगों ने देखा ना तुम्हारे पापा के दोस्त को? अरे खुद के घर में भी बेटी है लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ कैसे बर्ताव कर रहे थे? बहू नहीं घर की नौकरानी ले जा रहे हो। मोनिका सुनीता जी को समझाते हुए बोली, अब ठीक है ना मम्मी, वो उनकी सोच है, हम कुछ नहीं कर सकते। और रही बात खनक की तो अब वो अपने घर में बहुत खुश है, हमें इसी बात से खुश होना चाहिए। स्वीटी भी मोनिका की हाँ में हाँ मिलाकर बोली,
हाँ मम्मी, अब पुरानी बातें छोड़ो। मोनिका और सुनीता जी आपस में बात कर रहे थे कि स्वीटी के फोन में एक नोटिफिकेशन आती है, जिसे देखकर स्वीटी नजरें इधर उधर घुमाने लगती है। स्वीटी अपनी माँ को थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, वो मम्मी, हमें खनक से मिलने जाना है। उसने मैसेज किया कि वो हमें मिल नहीं पाए तो हम दोनों सिंघानिया विला आए। मैं क्या कहती हूँ, हमें जाना चाहिए। सुनीता जी दोनों को हाँ बोलती है, हाँ जाओ, लेकिन रात होने से पहले लौट आना। तुम दोनों की शादी नजदीक में है, ऐसे में रात को बाहर घूमना ठीक नहीं है। मोनिका और स्वीटी दोनों अपना सिर हाँ में हिलाकर अपना अपना पस लेकर बाहर निकल जाती है। दोनों थोड़ी ही दूरी पर आती है कि तभी एक कार आकर उनके पास रुकती है। मोनिका हैरान हो जाती है, लेकिन स्वीटी नॉर्मल ही थी। ड्राइविंग सीट से अतुल बाहर निकलता है और मोनिका को देखकर कहता है, अगर तुम्हें कहता ना तो तुम आने में बहुत नखरे दिखाती, इसलिए मेरी होने वाली साली को बोलना पड़ा कि तुम्हें बाहर लेकर आए। स्वीटी चहकते हुए बोली, हाँ, और आपने ये भी कहा था कि अगर मैं दीदी को लेकर बाहर आ गई तो आप मुझे पिज्जा खिलाओगे, तो अपना प्रॉमिस मत भूलना। अतुल मोनिका के पास आकर बोला, हाँ पता है, लेकिन अगर कोई और तुम्हें खिलाए तो नहीं चलेगा? स्वीटी हैरानी से बोली, कोई और मतलब कौन? तभी एक और कार आकर रुकती है और रोनी बाहर आते हुए बोला, मैं। स्वीटी अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे देखने लगी। रोनी बाहर निकलकर उसकी तरफ आ रहा था कि तभी स्वीटी जल्दी जल्दी में बोली, जिसने प्रोमिस किया हो वही खिलाए। फिर वह मोनिका की तरफ देखते हुए बोली, मैं चलती हूँ, आप फ्री होकर मुझे कॉल कर देना। स्वीटी जा पाती उससे पहले ही रोनी ने स्वीटी को गोद में उठा लिया और अपने कदम कार की तरफ बढ़ाते हुए बोला, अतुल को मैंने कहा था मैसेज करने के लिए, अगर तुम्हें डायरेक्ट बुलाता तो तुम आती ही नहीं। स्वीटी अपने पैर झटपटाते हुए बोली, बेशर्म इंसान, सामने मेरी दीदी खड़ी है और जीजू भी, थोड़ी तो शर्म करो। रोनी स्वीटी को आगे की पैसेंजर सीट पर बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और जल्दी से अपनी कार वहां से भगा देता है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि स्वीटी को कुछ पता ही नहीं चला। मोनिका हैरानी से खड़ी थी तो अतुल उसे देखते हुए बोला, वो लोग चले गए, अब हम भी चले। मोनिका अब हैरानी से अतुल को देखने लगी। अतुल उसे उठाकर सीधे कार की पैसेंजर सीट पर बिठा देता है। वह ड्राइविंग सीट पर आकर अपनी कार अपनी डेस्टिनेशन की तरफ भगा देता है। वही खनक और रेयांश विला पहुंच चुके थे और रेयांश उसे लेकर सीधा बेडरूम में आ गया था। रेयांश ने अब तक खनक की साड़ी उतार दी थी और खनक इस वक्त ब्लाउज और अंडरस्कर्ट में थी। वो बेड पर पीछे खिसकते हुए डरते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मुझे डर लग रहा है, मुझे शर्म भी आ रही है, आप दूर रहिए मुझसे। कहते हुए खनक जैसे ही बिस्तर से उठने वाली थी, उससे पहले ही रेयांश ने उसका पैर पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो खनक बेड पर लेट गई। रेयांश उसके ऊपर आते हुए बोला, ये पहली बार नहीं है, हम पहले भी बहुत बार करीब आ चुकी है, तो डरो मत। अब तक रेयांश खनक के ऊपर आ चुका था। खनक उसके सीने पर हाथ रखते हुए बोली, लेकिन मुझे याद नहीं है ना, तो मेरे लिए पहली बार ही हुआ। रेयांश उसके सीने पर किस करते हुए बोला, हाँ ठीक है, तुम पहली बार समझ लो, लेकिन आज मैं नहीं रुकने वाला। मुझसे बहस करना नहीं भूली और हमारे प्यार भरे सारे पल भूल गई। चलो, आज मैं तुम्हें सब याद दिला देता हूँ। ये कहते हुए रेयांश खनक के सीने और कॉलरबोन पर बहुत ही शिद्दत से चूमने लगा। थोड़ी ही देर में खनक भी बहकने लगी। उसके हाथ अपने आप ही रेयांश के सिर पर चले गए। वो उसके बालों को सहलाते हुए हल्की हल्की सिसकियां लेने लगी। रेयांश को जब महसूस हुआ कि खनक उसके साथ इन्वॉल्व हो रही है, उसके चेहरे पर मीठी सी मुस्कान आ गई। कुछ ही देर में दोनों के ही कपड़े बेड के नीचे पड़े थे और दोनों ही ब्लैंकेट में एक दूसरे से लिपटे हुए थे। उसके होठों पर किस कर रहा था। कुछ ही देर में खनक को भी अब अच्छा लगने लगा। उसने बेडशीट पर कसी हुई मुठियों को खोल दिया और रेयांश के सीने और उसके पीठ को सहलाने लगी। रेयांश ने उसके मुंह पर से हाथ हटाया और अपने होठ उसके होठों से जोड़ दिए। रेयांश सॉफ्ट रहने की कोशिश कर रहा था, वो खनक को हट नहीं करना चाहता था। वो अभी अभी ठीक हुई थी, इसलिए वह काफी नरम पेश आ रहा था। खनक की सिसकियां और रेयांश की भारी सांसें पूरे कमरे में गूंज रही थी, जो कमरे का माहौल काफी इंटेंस बना रहे थे। इधर दूसरी तरफ रोनी स्वीटी को अपने विला ले आया था। यह विला बहुत ही खूबसूरत था और पूरा व्हाइट कलर का था। स्वीटी हैरानी से विला को देखते हुए बोली, ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? रोनी तिरछी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारे होने वाले ससुराल में लेकर आया हूँ। स्वीटी हैरान नजरों से कभी विला को तो कभी रोनी को देखती। वैसे ही अतुल मोनिका को एक विला लेकर आया था और यह विला भी काफी सुंदर था।
मोनिका अतुल को सवालिया नजरों से देखती है तो अतुल उसे पूछता है, कैसा लगा तुम्हें अपना घर? मोनिका अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विला को देख रही थी और अतुल उसकी खूबसूरती को निहार रहा था। मोनिका हैरानी से बोली, यह आपका घर है? अतुल उसे प्यार से निहारते हुए बोला, नहीं, ये हमारा घर है। मोनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो आंसू भरी आंखों से अतुल। मोनिका की आंखों में आंसुओं को देखकर अतुल जल्दी से अपने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ कर लेता है। वो मोनिका को अपनी गोद में उठाकर अपने साथ विला के अंदर लेकर आता है। वो मोनिका को सबसे पहले अपने बेडरूम में लेकर आता है और उसे अंदर लाकर नीचे उतार देता है। मोनिका अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पूरा बेडरूम देख रही थी। अतुल मोनिका को पीछे से अपनी बाहों में भरकर बोला, कैसा लगा? अगर तुम्हें इसमें कोई चेंजेस करने हो तो तुम करवा सकती हो। मोनिका एक नज़र उस खूबसूरत कमरे को निहारते हुए बोली, इतना खूबसूरत है, इसमें भला क्या चेंजेस करवाना? अतुल उसे बेड के पीछे की दीवार की तरफ इशारा करके कहता है, बस एक ही जगह पर, यहां मेरे अकेले की नहीं, हम दोनों की तस्वीर लगेगी। मोनिका पलटकर अतुल को देखने लगी तो अतुल ने बिना एक पल गवाए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और यह होते ही मोनिका शॉक्ड हो गई। मोनिका के लिए ये पहली बार था, वह तो बुत बनकर बस वैसे ही खड़ी रही, उसे नहीं पता था कि वो क्या करे। अतुल मोनिका के होठों को बहुत ही सॉफ्टली चूम रहा था, वो बहुत ही सॉफ्ट तरीके से उसके होठों को सक कर रहा था। मोनिका अपनी आंखें बंद कर देती है, उसे बहुत ही शर्म आ रही थी। उसने अपनी साड़ी के पल्लू को अपने हाथों में भर लिया। जब अतुल को महसूस हुआ कि मोनिका रिएक्ट नहीं कर रही है तो वो उसके होठों को छोड़कर उसे देखने लगा तो मोनिका ने बहुत जोर से अपनी आंखें बंद की हुई थी। अतुल ने जैसे ही उसके होठों को छोड़ा, मोनिका ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसकी नजरें अतुल की नजरों से जा टकराए। मोनिका ने जल्दी से अपनी नजरें नीचे कर ली, उसे बहुत शर्म आ रही थी। अतुल उसकी खुली कमर को पकड़कर उसे अपने करीब कर लेता है और बहुत प्यार से बोला, क्या हुआ? मोनिका अपना सिर नामे हिलाती है तो अतुल समझ जाता है कि मोनिका को बहुत शर्म आ रही है। वो मोनिका को कंफर्टेबल कराने के लिए बोला, चलो मैं तुम्हें बाकी का घर दिखाता हूँ, बोलो तुम सबसे पहले क्या देखना पसंद करोगी? मोनिका बहुत मुश्किल से अपनी नजरें नीचे किए हुए बहुत ही धीमी आवाज में बोली, किचन। मोनिका को इतना शर्माते हुए देखकर अतुल बोला, मेरी रसमलाई, अगर तुम इतना शर्माओगी तो हमारी सुहागरात कैसे होगी? मोनिका तो ये सुनकर शर्म से मरी जा रही थी। अब तो उसकी नजरें और नीचे हो गई, वह ये सोच रही थी उसे ऐसी कोई जगह मिले जहां वो खुद को छुपा ले। अब उसका वहां रुकना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो जैसे अपने कदम बढ़ाकर बाहर भागने को हुई कि उससे पहले ही अतुल ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बिस्तर पर पटक दिया। ये होते ही मोनिका के होश उड़ गए। वो आगे कुछ समझ पाती उससे पहले ही अतुल उसके ऊपर आ गया और उसके दोनों हाथ बिस्तर पर कस दिए। मोनिका अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अतुल को देखने लगी। वह हड़बड़ाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज छोड़िए मुझे। अतुल उसके गले पर किस करते हुए बोला, तुम्हें अपने साथ कंफर्टेबल कर रहा हूं तो थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। मोनिका झटपटाते हुए बोली, नहीं नहीं, प्लीज छोड़िए मुझे, नहीं तो मैं घर चली जाऊंगी और फिर से मिलने नहीं आऊंगी। अतुल वैसे ही उसके गले पर किस करते हुए बोला, कोशिश भी मत करना, तुम्हारे घर आके उठाकर ले जाऊंगा, वैसे भी अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं। मोनिका अतुल की हर एक किस से सहर रही थी और अतुल और ज्यादा पैशनेट होकर उसे किस करने लगा था। अब धीरे धीरे मोनिका को भी अच्छा लगने लगता है और उसके मुंह से हल्की सिसकियां निकलने लगती है, जिसे महसूस कर अतुल के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ रोनी और स्वीटी उसके विला के बाहर खड़े थे। स्वीटी हैरान नजरों से विला को देख रही थी। रोनी के ये कहने पर कि यह उसका ससुराल है, स्वीटी अब हैरान नजरों से रोनी को देखने लगती है। रोनी उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आता है। स्वीटी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए पूरे लिविंग एरिया को निहार रही थी, जिसको व्हाइट और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन से सजाया हुआ था। स्वीटी का खिला हुआ चेहरा देखकर रोनी के चेहरे पर एक प्यारी स्माइल आ जाती है। वो स्वीटी को बहुत प्यार से पूछता है, क्या तुम्हें पसंद आया? स्वीटी अपनी गर्दन घुमाकर रोनी की तरफ देखती है और अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोली, क्या व्हाइट और ग्रे कलर के अलावा और कोई कलर नहीं है तुम्हारी लाइफ में? रोनी मुस्कुराते हुए बोला, अब तक तो नहीं था, लेकिन अब तुम आ गई हो लाइफ में तो अब मेरी लाइफ इंद्रधनुष के रंगों की तरह हो जाएगी। स्वीटी अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए बोली, ये डायलॉग अब तक कितनी लड़कियों को चिपका चुके हो? स्वीटी की बात पर रोनी स्वीटी को अपने कंधे पर उठा लेता है और अपने साथ ले जाते हुए बोला, ये डायलॉग सिर्फ तुम्हारे लिए ही है, तो अपना उल्टा सीधा दिमाग चलना बंद करो।
स्वीटी अपने हाथों और पैरों को हिलाते हुए बोली, अरे कहाँ ले जा रहे हो, प्लीज छोड़ो मुझे। चिंपांजी कही के जंगल सफारी के टार्जन। रोनी उसे अपने कमरे में लेकर आता है और बिस्तर पर पटकते हुए बोला, तुम्हें थोड़ी तमीज सिखाने लाया हूं। स्वीटी खुद को बिस्तर के पीछे की तरफ खिसकाते हुए बोली, देखो मेरे पास मत आना, मैं वरना मैं चिल्लाऊंगी। फिर वह जल्दी से नाइट स्टैंड से नाइट लैंप उठाकर आगे करते हुए बोली, इससे सर फोड़ दूंगी तुम्हारा, दूर रहना मुझसे। रोनी उसकी बचकानी हरकतों देखकर एक ही झटके में उसके पास आया और नाइट लैंप उसके हाथ से लेकर नाइट स्टैंड पर रख देता है। स्वीटी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए रोनी को देखती है और अपने आप को उससे दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, क्यों बचाया मुझे उस झिंगुर से। रोनी उसे बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आ जाता है और उसके दोनों हाथों को बेड पर प्रेस करके बोला, बचाया मतलब तुम कहना क्या चाहती हो। स्वीटी अपनी रोनी सी आवाज में बोली, मुझसे बदला लेना चाहते हो ना, क्योंकि मैंने तुम्हारी कार का शीशा तोड़ा था। रोनी ने जब हॉस्पिटल में स्वीटी को किस किया था तो उसका बदला लेने के लिए स्वीटी ने उसकी कार का शीशा तोड़ दिया था और रोनी ने उसे धमकी दी थी कि वो इस बात का बदला लेगा। स्वीटी आगे बोली, तुमने मुझे मेरी मर्जी के बिना किस किया था, मुझे गुस्सा आ गया था इसलिए मैंने शीशा तोड़ा था, तुम मुझसे इसका बदला ले रहे हो। रोनी हैरानी से स्वीटी को देखते हुए बोला, तुम क्या पागल हो, मैंने गुस्से में बोल दिया था तुम्हें, तुमसे शादी करके मैं तुमसे कौन सा बदला लूंगा, जरा ये समझाओ मुझे। स्वीटी अपना छोटा सा दिमाग चलाते हुए बोली, शादी करके मुझे छोड़ दोगे। रोनी उसकी पागलों वाली बातें सुनकर बोला, सच में तुम एक नंबर की गधी हो, पागल हो। अरे दिखता नहीं क्या कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इडियट कही की, कार के मामूली शीशे के लिए कोई शादी करता है क्या। स्वीटी की आंखों में आंसू थे, वह नम आवाज में बोली, मैं बहुत बुरी हूँ। रोनी उसके होठों पर पैक देकर बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम बस थोड़ी बुद्धू हो और मुंहफट हो। स्वीटी बच्चे की तरह रोते हुए बोली, खुद ही मेरी बुराइयां गिनवाते हो और खुद ही बोलते हो मैं बुरी नहीं हूं। रोनी स्वीटी के गले पर किस करते हुए बोला, चुप हो जाओ बेबी डॉल, बाकी शिकायतें बाद में कर लेना, अभी मुझे थोड़ा प्यार कर लेने दो। रोनी के होठों को अपने गले पर महसूस कर स्वीटी सिहर गई, वो अपनी लड़खड़ाती जुबान से बोली, रो रो रोनी, मुझे डर लग रहा है। रोनी अपनी गर्दन ऊपर करके उसके माथे पर किस करके बोला, मैं आगे कुछ नहीं करूंगा, वो सब शादी के बाद, अभी मैं सिर्फ तुमसे थोड़ा प्यार करना चाहता हूँ, जिसे मैं अब तक सिर्फ अपने सपनों में करता आया हूँ। ये सुनकर स्वीटी के गाल एकदम लाल हो गए, उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया तो रोनी ने उसके जबड़े को पकड़कर अपनी तरफ किया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। स्वीटी ने अपनी हाथों की मुठ्ठियों में बेडशीट को जोर से कस लिया, लेकिन रेयांश उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था, वह जैसे बरसों से प्यासा हो इस तरह से खनक को चूम रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजी, खनक उसे रोकते हुए बोली, सुनिए आपका फोन बज रहा है, जरूरी होगा, उठा लीजिए। लेकिन रेयांश कॉल को इग्नोर करते हुए अभी भी पूरी शिद्दत से खनक पर अपना प्यार लुटा रहा था। तभी फिर से फोन की घंटी बजी और अब रेयांश ने इरिटेट होकर वैसे ही खनक के ऊपर लेटे हुए ही अपना फोन उठाया और सामने वाले की बात सुनकर उसने बस इतना कहा, ठीक है मैं आता हूं। उसने खनक के माथे पर किस किया और उसके ऊपर से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अब जाकर खनक ने थोड़ी राहत की सांस ली थी कि तभी रेयांश वापस आया और खनक को उठाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। रेयांश खनक को लेकर वॉशरूम में आया और उसे लेकर बाथटब में बैठ गया। खनक के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं, इसलिए उसे बहुत शर्म आ रही थी, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। खनक को अपने लोअर पार्ट में हल्का सा दर्द था, लेकिन गुनगुने पानी में उसे बहुत राहत महसूस हो रही थी। रेयांश उसे अपने सीने से लगाए हल्के हाथों से नहला रहा था। खनक आंखें बंद करे इस एहसास को जी रही थी जो कि ना जाने कितनी ही बार उसने जिया था, लेकिन उसको याद नहीं था, इसलिए वो इसे पहली बार समझ रही थी। रेयांश उसकी पीठ को हल्के हाथों से सहलाते हुए प्यार से बोला, दादू चाहते हैं कि हमारी शादी फिर से हो। खनक अपनी आंखें खोलकर पलट के रेयांश को देखने लगी। रेयांश उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, इस बार तो मना नहीं करोगी ना। खनक ने अपनी आंखें छोटी की और सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, मतलब। रेयांश अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोला, कुछ नहीं, मैं पूछ रहा था कि तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम फिर से मुझसे शादी करोगी। खनक रेयांश के कंधे पर अपना सिर रखकर अपनी आंखें बंद करके स्वीट लहजे में बोली, हाँ, क्योंकि मुझे हमारी शादी याद नहीं है। खनक की हाँ सुनकर रेयांश के चेहरे पर मीठी मुस्कान आ गई।
उसे उन दोनों की पहली शादी याद आ गई, कैसे खनक ने इनकार कर दिया था और उसने उसे ब्लैकमेल किया था। लेकिन इस बार सब कुछ बहुत अलग था। इस बार खनक उससे शादी के लिए राजी थी। हालांकि रेयांश को दूसरी बार शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसने पहली बार ही पूरे मन से खनक से शादी की थी और उसे अपनी पत्नी बना लिया था। लेकिन अब उसे लगता है कि उसे शादी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इस बार खनक अपनी मर्जी और खुशी से शादी कर रही है। थोड़ी ही देर बाद रेयांश खनक को लेकर बाहर आया और दोनों ही तैयार हो गए। रेयांश उसे लेकर विला के दूसरे हिस्से में आया, जहां बाहर सीटिंग एरिया में डॉक्टर समीर और उनकी पत्नी डॉक्टर कविता बैठे हुए थे। रेयांश खनक को अपने साथ लेकर अपनी किंग साइज चेयर पर बैठ गया। रेयांश ने खनक को अपने बेहद करीब बैठा रखा था, जिससे खनक को शर्म आ रही थी, लेकिन हर बार रेयांश यही करता था। कविता जी और समीर जी दोनों ही बड़ी ही अदब से रेयांश और खनक को हेलो कहते हैं। रेयांश अपना सिर हिला देता है और खनक बहुत ही स्वीट वॉइस में उन्हें हेलो कहती है। कविता जी खनक को आगे पूछती है, मैडम अब आपको कैसा फील हो रहा है? खनक हल्की सी स्माइल करते हुए बोली, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा बहुत याद आ रहा है। रेयांश दोनों डॉक्टर को देखते हुए अपनी भारी आवाज में बोला, आप लोगों ने मुझे एजेंट बुलाया था, बताइए क्या बात है? दोनों ही हिचकिचाते हुए खनक की ओर देखने लगे तो रेयांश ने खनक को बहुत प्यार से कहा, जान तुम्हें सनसेट बहुत पसंद है ना? देखो वहां सनसेट का नजारा कितना अच्छा दिख रहा है। खनक उस तरफ देखते हुए खुश हो गई, उसे जाना था इसलिए एक नज़र वो रेयांश को देखने लगी। रेयांश ने अपनी आंखों से उसे जाने की परमिशन दी तो वह उठकर सीधा भागते हुए गार्डन की तरफ जाने लगी। रेयांश फिक्र से उसे आवाज देते हुए बोला, जान धीरे भागो, मत गिर जाओगी। खनक ने अपनी स्पीड कम कर दी तो रेयांश के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। खनक के जाते ही रेयांश का चेहरा सीरियस हो गया। उसने सीरियस टोन में कहा, क्या बात है? डॉक्टर समीर ने नॉर्मल टोन में कहा, सर मैडम की ऑब्जर्वेशन और उनकी रिपोर्ट्स के जरिए यह निदान हुआ है कि मैडम इस वक्त 3 पर्सनैलिटी के साथ जी रही है। अच्छी बात यह है कि हमारी ट्रीटमेंट और काउंसलिंग काम कर रही है और उनके ठीक होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि कुछ सिचुएशन में वो वायलेंट हो सकती है। रेयांश अपने हाथ में कुछ रिपोर्ट्स को लेकर देखता है और डॉक्टर को अश्योर करते हुआ बोला, ठीक है मैं समझ गया। घर में बहुत जल्द शादियां होने वाली है तो आप लोग भी शामिल हो सकते हैं। समीर जी और कविता जी अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, जी जरूर, हम जरूर शामिल होंगे। अब तक खनक सनसेट की बहुत सारी तस्वीरें और सेल्फी लेकर वापस आ रही थी। वो जल्दी जल्दी अपने फोन में पिक्चर्स दिखाते हुए रेयांश से बोली, हब्बी देखिए ना कितने अच्छे फोटोज आए हैं। खनक ने रेयांश को उसके एक्सीडेंट के बाद आज पहली बार हब्बी बोला था, इसका मतलब उसे कुछ कुछ बातें याद आ रही थी। रेयांश अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, तुमने अभी क्या कहा? रेयांश के इस तरह गले लगाने से खनक शॉक्ड हो गई। वो हड़बड़ाते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं? हम अकेले नहीं हैं यहाँ। लेकिन रेयांश की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह उसे अपने सीने से बाहर निकालते हुए बेचैनी में कहा, अभी तुमने मुझे किस नाम से बुलाया? खनक मासूमियत से बोली, हब्बी। रेयांश जगह और टाइम भूल चुका था। वो तो खुशी के मारे खनक के चेहरे पर बहुत ही खुशी और बेचैनी से किस करने लगा। खनक को शर्म आने लगी। वो उसे रोकने की कोशिश करते हुए बोली, हब्बी प्लीज रुक जाए ना, हम बाहर हैं, मुझे शर्म आ रही है। ये बात उसने बहुत ही स्वीट लहजे में कही थी। रेयांश उसके मासूम से चेहरे को अपने हाथों में भरे खड़ा था। अब तक वो दोनों डॉक्टर जा चुके थे, उन्हें दोनों पति पत्नी के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना था। खनक ने अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमाई तो वहां कोई नहीं था। खनक हैरानी से बोली, ये डॉक्टर्स कहाँ चले गए? रेयांश अपने होठों पर मीठी सी मुस्कान सजाए बोला, वो लोग कब के चले गए? खनक ने राहत की सांस ली और अपनी आंखें छोटी करके झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, आप ना तो जगह देखते हैं और ना वक्त, बस कहीं भी शुरू हो जाते हैं। वो बेचारे चले गए ना, उन्हें कितनी एम्बर्समेंट हुई होगी होम। कहते हुए खनक जाने लगी तो रेयांश उसके पीछे जाते हुए बोला, जान नाराज क्यों होती हो? वो दोनों भी हमारी तरह कपल हैं, वो समझते हैं, इसलिए तो हमें प्राइवेसी देने के लिए चले गए। खनक ऐसे ही मुंह मिचकोड़ते हुए आगे आगे चलने लगी और रेयांश उसे पीछे पीछे उसे मनाते हुए जा रहा था। दूसरे दिन सिंघानिया विला, सुबह का वक्त। लिविंग हॉल में पंडित जी बैठे हुए थे और उनके साथ विनय जी, दादाजी और नीलिमा जी बैठे हुए थे। उनके साथ बाकी लोग भी थे, जिसमें से अशोक जी और सुनीता जी भी थे। इस वक्त यहाँ 3 कपल बैठे हुए थे, अतुल और मोनिका, रोनी और स्वीटी, मोक्ष और रिया।
रिया के पेरेंट्स से विनय जी ने खुद बात करी थी, वो लोग जल्दी ही आने वाले थे। पंडित जी अपनी पोथी से अपना सिर निकलकर ऊपर करते हुए बोले, यजमान, एक मुहूर्त आज से 4 महीने बाद का है और एक मुहूर्त आज से 5 दिन के अंदर है। 4 महीने बाद के मुहूर्त को सुनकर तीनों ही लड़कों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और तीनों ही अपनी अपनी वालियों को देख रहे थे। तीनों लड़कियां तो एकदम नॉर्मल थी, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा और ये देखकर तीनों को ही बहुत गुस्सा आ गया। वो पंडित जी को देखकर बोले, हम 4 दिन में शादी करेंगे। ये बात तीनों ने ही साथ में कही थी और बहुत जल्दबाजी में कहा था। उन तीनों की बेचैनी को देखकर दादाजी, नीलिमा जी, सुनीता जी और अशोक जी चारों ही हंस पड़े। उनको हंसते हुए देखकर तीनों का मुंह बन गया तो दादाजी ने पंडित जी से कहा, अगर मुहूर्त 4 महीने बाद का है तो। वह आगे कुछ बोलते उससे पहले ही तीनों के तीनों लड़के बेचैन होकर बोले, नहीं दादू, हम 5 दिन के अंदर ही शादी करेंगे, इतना लेट नहीं कर सकते आप। तीनों की हड़बड़ाहट और जल्दबाजी को देखकर दादाजी चेहरे पर मुस्कान लेकर बोले, अरे पहले पूरी बात तो सुन लिया करो, मैं कह रहा था कि हम 5 दिन के अंदर ही शादी की डेट फिक्स करते हैं। लड़कों की जल्दबाजी को देखकर तीनों लड़कियां शर्म से मरी जा रही थी, वो तो अपनी नजरें जमीन में गड़ाए हुए थी। तभी नीलिमा जी और सुनीता जी बोली, आप तीनों का क्या कहना है, आप तीनों तैयार है ना? वह तीनों कुछ बोलती उससे पहले ही तीनों लड़के बोल पड़े, उन्हें क्या प्रॉब्लम होगी? उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग बस डेट फिक्स करो। लड़कियों ने अपनी नजरें नीचे किए हुए शर्माते हुए अपनी हामी भर ली थी। नीलिमा जी और सुनीता जी तो तीनों लड़कों को बस चिढ़ा रहे थे। दादाजी जी हंसते हुए बोले, हाँ हाँ भाई, अब तुम तीनों डरना बंद करो, शादी आज से चौथे दिन होगी। ये सुनकर तीनों राहत की सांस लेते हैं। नीलिमा जी तीनों लड़कियों को देखकर बोली, अब सिर्फ आज का दिन है तुम लोगों के पास, तो आप सब आज ही अपनी सारी शॉपिंग कर लीजिए। खनक को अपने साथ लेकर जाना। खनक इस वक्त अपने कमरे में थी और उसके हाथों में अपनी शादी का एल्बम था। वह उसके और रेयांश की शादी की तस्वीरें देखते हुए कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। तब उसे कुछ धुंधला धुंधला सा याद आने लगता। 115